देखिए बेटे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, गिव एन एग्जांपल। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम उन बॉडीज को कहते हैं जिन बॉडीज को एक बार अगर हम डिफॉर्म करते हैं, उन पर डिफॉर्मिंग फोर्स ला के उनकी प्रेजेंट कंडीशन को बदलते हैं, और जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो देखते हैं वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड क्या, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल रबड़ हो गई हमारी, स्टील हो गई, एल्यूमिनियम हो गए, उनको जैसे हम डिफॉर्म करते हैं और छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी पोजीशन पे वो अटेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड क्या, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। स्टेट द टू फैक्टर ऑन विच द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड। तो आप हमें ये दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमें ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, तो आंसर है नेचर ऑफ मटीरियल। सबसे पहला नेचर ऑफ मटीरियल, और नंबर दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस अप्लाई। वो नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है, अगर वो बदल जाएगा तो हमारा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इज इट पॉसिबल टू डबल द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर बाय अप्लाइंग द फोर्स ओवर इट। क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक मेटल वायर पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ को हम उसका डबल कर दें। आंसर है नो, क्योंकि मेटल सारे हार्ड मटेरियल्स, और उन हार्ड मटेरियल्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्मेशन ला सकते हैं वो 3 मिलीमीटर तक का ला सकते हैं, क्योंकि दीज आर द हार्ड मटेरियल्स। इसी के उल्टा रिवर्स बात करूं तो मैं जो इलास्टोमर्स होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, जितनी उनकी लेंथ होती है उसके कंपेरेटिवली हम 3 से 4 गुना ज़्यादा खींच सकते हैं। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, मेटल्स में डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, इसीलिए वो मोर इलास्टिक होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। उसके बाद है स्ट्रेस एंड द प्रेशर बोथ आर पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ आर पर यूनिट एरिया बट व्हाई द स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेन प्रेशर। तो आंसर है कि भाई स्ट्रेस जो होता है और प्रेशर दोनों फोर्स पर यूनिट एरिया होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो स्ट्रेस वो एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो प्रेशर है वो एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वर्सेस शो। तो हमें पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, यंग्स मॉडुलस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड वायर है हमारे पास, उस हार्ड वायर को हम रिपीटेडली इसको यूज करते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो टूट जाती है। तो वो क्यों टूट जाती है, तो आंसर है बिकॉज ऑफ इलास्टिक फटीग। क्योंकि नीचे जब बार बार रिपीटेड यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे इलास्टिसिटी की क्या होती है, लूज हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम लेटर इट विल ब्रेक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज मोर इलास्टिक, वाटर और एयर। तो वी नो वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। उसके बाद क्वेश्चन है, वाई आर द स्प्रिंग मेड ऑफ स्टील नॉट ऑफ ए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो हमारी कॉपर वायर, जो हमारी वायर्स होती हैं, जो स्प्रिंग्स होती हैं, वो बेसिकली स्टील से क्यों बनाते हैं, कॉपर से क्यों नहीं बनाते। वो इसलिए सबसे पहला क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी जो ये है स्टील है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। और नंबर दूसरा, उसका जो इलास्टिक फटीग होता है स्टील का वो कैसा होता है, बहुत लेट होता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे हमें दिया हुआ है कि एक ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। और हमें बोला है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर। हमें क्या निकालनी है बेटे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर ऑफ दिस मेटल विच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग। तो हमें ये बताना है कि भाई इसकी जो लेंथ थी वो कितनी है मैक्सिमम, एल हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ विच में भी सस्पेंडेड बाय द ब्रेकिंग, कि अगर एक बॉडी है, एक वायर है, इसकी लेंथ है, इसके ऊपर हमने कुछ एक मैक्सिमम स्ट्रेस दिया और ये स्ट्रेस उतना दिया कि क्या है हमारा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे वायर टूटती नहीं है, मैक्सिमम वो स्ट्रेस होता है, टूटता ब्रेकिंग पॉइंट पे है। तो बस इसकी वायर लेंथ है, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। उसने बोला अगर डेंसिटी ऑफ मटीरियल, जो मटीरियल है उसकी डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, वी हैव गिवन 7.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बहुत आसान सी बात है बेटे। तो हमें पता है स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। और ये वेट क्या लगाता है, वेट इज फोर्स कितना है mg, तो मास इंटू में g, और ये क्या है एरिया। मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन में g, और वॉल्यूम कितना होता है इस वायर का, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। कितना होता है बेटे, एरिया इंटू लेंथ। और ये कितना था, दिस इज रो, और ये कितना एरिया से एरिया चला गया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आ गया, एल जी रो। नहीं है बेटे समझ में, एरिया से तो एलिमिनेट हो गया। तो हमें इसमें लेंथ भी दी हुई है, लेंथ हमें निकालनी कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, स्ट्रेस इज हियर 7.8 इंटू 10 की पावर 9। लेंथ हमें गिवन नहीं है, जी हमें पता है 9.8 होता है, रो हमें गिवन है कितना 7.8 इंटू 10 की पावर 3। तो हियर वी कैन इजीली डिटरमाइन लेंथ। अगला क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है कि व्हाट इंक्रीज इन प्रेशर विल बी नीडेड टू डिक्रीज द वॉल्यूम। भाई हमें कितना प्रेशर चाहिए, हमें प्रेशर निकालना है, हमें कितना प्रेशर चाहिए कि अगर हम डिक्रीज कर सकें वॉल्यूम को, कितना 1 मिलीमीटर क्यूब से, इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब से, हमें कितना चेंज करना है, डेल्टा भी हमें चेंज दिया है कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक वायर है, एक वायर पे हम कितना प्रेशर अप्लाई करें, कितना प्रेशर अप्लाई करें कि उसका वॉल्यूम पहले इतना था, उसका वॉल्यूम इतना हो जाए। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बेटे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आंसर 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। इसका क्या है, इसकी पावर कितनी है, दिस इज सेंटीमीटर, क्या कितना हो गया, दिस इज मीटर हो गया। अगर मैं इसे सोल्व करूं, इसकी पावर कितनी है 3, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर था ना, तो 10 को यहाँ लिख लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 2 तिया 6 हो गया, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो गया, तो मतलब 10 की पावर -5 मीटर की पावर 3 आ गया। नहीं आया समझ में, शुड आई रिपीट। अच्छा तो देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर, हमें प्रेशर बताना है। अगर बल्क मॉडुलस इसका कितना दे रखा हो के, वो हमें दिया हुआ है कितना, दिस इज 0.21 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल। तो आपको पता है एक वॉल्यूम है, एक वायर, एक हमारे पास एक बलून है, उसके अंदर पानी भरा, उसको हमने प्रेस किया, तो सब प्रेस कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा। तो ये बल्क मॉडुलस हमें दिया है, तो हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और उसका वॉल्यूम हम इतने से इतना चेंज कर दें। तो बल्क मॉडुलस का हम सबको फार्मूला पता है, बल्क मॉडुलस इजिकल टू में आता है प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस, प्रेशर ही होता है, अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी, तो वी ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो के की वैल्यू हमें दी है कितनी, 0.21 इंटू 10 की पावर 10। प्रेशर वी हैव टू कैलकुलेट, वेयर द प्रेशर वी डोंट नो, ये हमें कैलकुलेट करना, बट वी इज हाउ मच, कितना 1, और डेल्टा वी कितना दिया हमें 10 की पावर -5, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द ब्रास बार ऑफ ए लेंथ कितना, इतना। हमें बेटे इंक्रीज इन एनर्जी बताना है कि वो कितनी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कब, एनर्जी निकालनी है हमें, लेकिन कब, अगर एक ब्रास की वायर है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 0.2 मीटर की दे रखी है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन उसके ऊपर एक हमने लोड लिया, मान लो एक स्प्रिंग थी, एक वायर थी, इसको हमने ऊपर से लेके एक वजन लिया, इसको ऐसा दबा दिया, तो हमें बताना है कि बताओ जब इसको दबाएंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी। अगर स्प्रिंग की लेंथ इतनी हो, उसका एरिया इतना हो, और इसके ऊपर जो हमने वेट रखा है, मास, वो कितना रखा है यहाँ पर, दिस इज 5 kg, और इसका यंग मॉडुलस हमें दिया है, दिस इज यंग मॉडुलस 1 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। तो देखिए जी, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो दिस इज, तो हमें पता है बेटे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है 1/2 दिस वन, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में y इंटू वॉल्यूम। तो 1/2 तो 1/2 है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, इसका स्क्वायर अपॉन में y इंटू में वॉल्यूम, और फोर्स होती कितनी है, तो फोर्स होता है m इंटू जी अपॉन में एरिया, इसका स्क्वायर वॉल्यूम और g। ये बात समझ में आती है नहीं आती है, ये क्लियर। और कितना, दिस इज y यंग मॉडुलस, तो 1/2 तो 1/2 ही है, मास हमें दे रखा है कितना, दिस इज 5, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और एरिया कितना दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 की पावर -2 मीटर होते हैं ना बेटे, तो 10 के इसका स्क्वायर आ रहा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखोगे तो 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिखोगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इंटू 10 की पावर -4 मीटर, दिस इज मीटर, इसका स्क्वायर हो गया। और v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया कितना अपने पास 10 की पावर -4, लेंथ कितनी है अपने पास 0.2 मीटर, और अपने यंग मॉडुलस कितना है, हियर द यंग मॉडुलस 10 की पावर 11। इसको सोल्व कर लेना, तो व्हाट वी गेट एनर्जी। नहीं है समझ में। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एक मटेरियल दे रखा है, उसका पॉइजन रेशियो दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, एक मटेरियल है, उसका पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.5। उन्हें पूछा इफ ए यूनिफॉर्म रोड इज, एक यूनिफॉर्म रोड दी है, ऑफ इट सफ़र ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उस वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, और उसमें जो चेंज आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में वो है इतना,
डेल्टा एल अपॉन में एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3। उन्हें पूछा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो हमें किसी में चेंज निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम में। एक छोटी सी बात बताओगे, क्वेश्चन ये था, एक वायर है, इस वायर के ऊपर अगर मैं पकड़ के कुछ वेट लटका दूं, वेट हमने वेट लटका दिया, दिस इज mg, तो आप बता सकते हो इस वायर का वॉल्यूम कितना चेंज होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। एक वायर को पकड़ के खींचने से लेंथ बढ़ेगी तो इसका एरिया कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो गया, तो वॉल्यूम पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। लेकिन इसका मतलब लेंथ बढ़ने से इसमें लेटरल स्ट्रेन तो आएगा, पोजीशन रेशियो तो बनेगा, लेकिन वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? 0। तो हमसे पूछा है कि भैया अगर एक वायर का पोजीशन रेशियो इतना है और उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इतना है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज आएगा? तो आंसर है 0। वॉल्यूम पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 क्वेश्चन नंबर में बोला है इसने, एक वायर है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इसने, एक इफ S इज द स्ट्रेस एंड Y इज द स्ट्रेन ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन ए वायर पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द S एंड Y। तो हमें पता है कि भैया एक मटेरियल है, उसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया कितना S, और उसका यंग मॉडुलस कितना है Y है, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस और यंग मॉडुलस। तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला कितना होता है? 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? Y। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी किसकी? एक वायर की। नहीं है बेटे समझ? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा तो ये एनर्जी आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 S का स्क्वायर अपॉन में Y, क्योंकि स्ट्रेस को S माना है उसने। फिर से अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन इसने बोला क्वेश्चन नंबर 14 में कि यंग मॉडुलस एक वायर दे रखी है, एक वायर की लेंथ है L और उसका रेडियस है R और यंग मॉडुलस है Y। फिर से एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? L, लेंथ कितनी है? L, यंग मॉडुलस कितना है? Y, और इसमें हमें दिया हुआ है रेडियस कितना है? R। इसने बोला है कि अगर हम इस वायर को पकड़ के इसकी लेंथ को डबल कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें, और इसका एरिया हाफ हो जाए, बात समझ में आ गई? तो हमें बताना है इसके यंग मॉडुलस में कितना चेंज आएगा। तो आंसर है नो चेंज। यंग मॉडुलस किसी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना भी मटेरियल हो, उसको बड़ा कर लो, छोटा कर लो, रेशो हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन का कैसे रहेगा? रिमेन सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन होगा, जो यंग मॉडुलस होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई सब, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक वायर को पकड़ के हमने खींच दिया तो लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, तो यंग मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ा? अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है ना बढ़ रहा, कम करोगे तो कम करेगा। रेशो पहले भी उतना ही था, रेशो अभी भी उतना ही है। तो हमेशा ध्यान रखना यंग मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यंग मॉडुलस रिमेन सेम, रिमेन सेम, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है। उसने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई आर द ब्रिजेस डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। जो हमारे ब्रिजेस होते हैं उनको हम आफ्टर लॉन्ग यूज अनसेफ क्यों डिक्लेयर कर देते हैं? बिकॉज ऑफ इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग आ जाता है, रिपीटेडली यूज होने से प्रॉपर्टी लूज हो जाती है इलास्टिसिटी की, दैट इज वाई इट इज यूज। और दूसरा जो हमारे इस चीज़ को हम जानते हैं भी, हमारे जो मशीन वो होती हैं, वेगिंग मशीन्स होती है, उनको जब लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो भी कुछ टाइम के बाद गलत रीडिंग देना शो करते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिक फटीग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उन्होंने पूछा हाउ मच शुड द प्रेशर ऑफ द, इन्हें पूछा भाई साहब हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाई, हाउ मच प्रेशर शुड बी अप्लाई ऑन द वायर टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 30%। तो फिर से वही क्वेश्चन, सीधी सी बात है कि एक वायर है, उस वायर को पकड़ के हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा? तो आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला इसने, व्हाट आर द इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स किन्हें कहते हैं? इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, जो मटेरियल, इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं जिनका जो इलास्टिक लिमिट होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर द मटेरियल हैविंग द मोर इलास्टिक लिमिट। और दूसरा होता क्या है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनका स्ट्रेन भी बढ़ता है, लेकिन ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उसके बाद में पूछा ड्रॉ करना में स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ। तो हम इसका स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि इलास्टोम जो हमारे रबड़ होते हैं उनके लिए स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। लेकिन जो हमारा अरोटा होता है उसके लिए कैसा होता है? ऐसा। क्योंकि इस केस में जो स्ट्रेच वायर होती है, आपको पता है एक वायर को जब हम पकड़ के खींचते हैं तो शुरू में हमें फोर्स कैसी लगानी पड़ती है?
1 मीटर खींचने के लिए कुछ लगानी पड़ी, लेकिन अगले 1 मीटर खींचने के लिए फोर्स और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता है, जबकि स्ट्रेन इतना नहीं बढ़ता। आगे बढ़ें। अच्छा, तो ये रहा सिस्टमेटिक एरोटा। हमारे उसमें जो हमारा हार्ट से हमारा एक जो ब्लड सप्लाई होता है डायरेक्ट, तो एक एरोटिक वॉल्व होती है, उसके थ्रू सप्लाई होता है। तो उसमें जब सप्लाई होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसमें स्ट्रेन कम डेवलप होता है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल इलास्टोमर्स होते हैं, जैसे हमारा वेल्केनाइज रबड़ हो गया, उसमें हम क्या देखते हैं कि हम स्ट्रेस तो कम देते हैं, जबकि लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वाला ग्राफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन करना है इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक फटीग। तो हमें पता है इलास्टिक लिमिट क्या है, किसी भी एक इलास्टिक लिमिट किसी भी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जिस तक अगर आप इस लिमिट तक अगर उस बॉडी को खींचोगे तो वो बॉडी क्या होगी, दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, इलास्टिसिटी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगी। लेकिन इससे ज़्यादा खींचोगे तो बॉडी किस में हो जाएगी, प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक लिमिट किसी भी एक मटेरियल की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अप टू विच अगर यहाँ तक डिफोरिंग फोर्स को लगाओगे तो वापस आ जाएगा, उससे ज़्यादा लगाओगे तो वो प्लास्टिसिटी में चला जाएगा। उसके बाद आता है इसमें इलास्टिक फटीग किसे कहते हैं। इलास्टिक फटीग क्या है, किसी भी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, अगर उसे रिपीटेडली यूज़ करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के अगर धीरे धीरे लूज़ करता है। इसीलिए हमने अभी अब डिस्कस भी किया था कि हमारे जो ब्रिजेस होते हैं आफ्टर लॉन्ग यूज़ क्या होते हैं, अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उसके बाद व्हाट आर द डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो प्लास्टिक रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये वो रीजन होता है जिसमें वायर को ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें वायर बनाई जाती हैं। और व्हाट आर द ब्रिटल सब्सटेंस। तो ब्रिटल हमें पता है वो मटेरियल्स होते हैं जिनका प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है। प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है, जैसे हम इसे थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, जैसे प्लास्टिक चोक वगैरह, ये ब्रिटल्स होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई शुड द बीम यूज इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज हैविंग द लार्ज डेप्थ एंड स्मॉल ब्रेथ। तो भैया हमें पता है कि जब हम जो बीम बनाते हैं तो उस बीम बनाने में हम क्या चाहते हैं कि डिप्रेशन कैसा होना चाहिए। जब हम कोई भी वजन डालते हैं किसी एक बॉडी पे तो उसमें क्या जाता है, एक लिमिट का डिप्रेशन आ जाता है ना, तो हम चाहते हैं डिप्रेशन कैसा है वो कम हो। तो ये डिप्रेशन कम होने के लिए हम क्या चाहते हैं, इसका फार्मूला होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब डिप्रेशन। ये कितना होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वेट। डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में कितना होता है 4y b d की पावर 3। b क्या है ब्रेथ, d क्या है डेप्थ, w क्या है वेट, l क्या है लेंथ। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी डेप्थ तो बहुत ज्यादा हो, b कम हो। क्यों, क्योंकि डेप्थ बढ़ने से डेल्टा क्या होगा कम, ब्रेथ कम, b बढ़ने से डेल्टा क्या होगा कम। लेकिन किसका इफेक्ट ज्यादा है, आंसर है डेप्थ का इफेक्ट ज्यादा है। अगर मैं इसको डबल करूं तो एंगल कितना हो जाएगा कम, लेकिन इसे डबल करूंगा तो डेल्टा कितना हो जाएगा 1/8 कम हो जाएगा। तो ज्यादा फायदा किसे है, डेप्थ को बढ़ाने का। सो दैट इज वाई वी वांट टू इंक्रीज द डेप्थ। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है हमें व्हाट इज मीन बाय द इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 22। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एक बार डिफोरिंग फोर्स को रिमूव करो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, दिस इज कॉल्ड क्या, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसी एक मटेरियल की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लिमिट के बाद फोर्स लगाओ वो बॉडी किस में टर्न हो जाएगी, प्लास्टिसिटी में, छोड़ते हैं वापस नहीं आते, दिस इज कॉल्ड क्या, प्लास्टिसिटी। उसके बाद डिफाइन करना है स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, या आप बोल सकते हैं स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कन्फिग्रेशन टू ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। एक बॉडी में आपने कुछ स्ट्रेन वेट लटकाया, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये डिफॉर्मेशन कितनी लाइन से आया, कितनी ओरिजिनल पोजीशन से आया, तो जितना चेंज आया और जितनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज आया उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एग्जैक्टली राइट। उसके बाद ने पूछा हुक्स लॉ, व्हाट आर द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एंड नेक्स्ट इसमें पूछा है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि हर बार एक मटेरियल के लिए हुक्स लॉ थ्रू आउट द लेंथ फॉलो नहीं होता, एक लिमिट तक ये हुक्स लॉ फॉलो होता है, उस लिमिट के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी क्या कर देता है, यस एक लिमिट के बाद वो किस में चला जाता है, प्लास्टिसिटी में चला जाता है, और स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उन्हें बोला है एक स्ट्रक्चरल वायर है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने बोला है, क्वेश्चन देखिएगा बहुत आता है पेपर में। इसने बोला है एक स्टील वायर है, स्टील की एक वायर है, ये एक वायर है। इसने बोला है इस वायर का जो रेडियस है वो दे रखा है 10 मिलीमीटर का, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर की। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की। और इसके ऊपर आपने एक वजन लटका रखा है, वजन, और वो जो स्ट्रेस दे रखा है वो फोर्स है कितना, 10 किलो न्यूटन। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। और इसने पूछा स्ट्रेच इट्स अलोंग द लेंथ, तो इसके ऊपर वजन अटका दिया। तो इसने पूछा भाई पहला स्ट्रेस निकालो, क्या निकालना है, स्ट्रेस। तो हमें पता है स्ट्रेस होता है क्या, फोर्स अपॉन में एरिया।
फोर्स कितना है 10 की पावर 5, 3 और 2 5 आ गए बेटे, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, तो कितना आ गया 10 की पावर -2 मीटर। नहीं है समझ में? तो यहाँ पे रखोगे 10 की पावर 5 और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और रेडियस कितना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, इतने पास करना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि भाई व्हाट इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब में डेल्टा एल निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एल। नहीं है समझ में? अच्छा, इसने पूछा डेल्टा एल निकालना है, लेकिन कब? जब हमें यंग मॉडुलस दिया हुआ। तो यंग मॉडुलस स्टील का दे रखा है इसने हमें कितना, दिस इज 2 × 10 की पावर 11 पास्कल। तो हमें पता है भाई साहब, नंबर देखिए, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। ये तो हमें पता ही है, स्ट्रेस लिख सकते हो, और ये स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेन कितना डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। तो मुझे यंग मॉडुलस पता है कितना है, ये रहा। मुझे स्ट्रेस ऑलरेडी हमने यहाँ से निकाल लिया, और हमें लेंथ पहले से दी है, दिस इज 1 मीटर। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एल। नहीं है समझ में? उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है स्ट्रेन की परसेंटेज निकालनी है। तो स्ट्रेन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या तरीका है? तो आंसर आपको पता है कि स्ट्रेन होता क्या है बेटे, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल। यहाँ पर परसेंटेज लगा, उधर 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा एल भी आपके पास है, एल भी आपके पास है, 100 करके निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, जो बहुत पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। देखिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसने बोला 2 वायर है, एक वायर ये रही, और इसी से इसके नीचे एक दूसरी वायर है। ये 2 वायर से मिलके एक वायर बनी है, 2 मटेरियल से मिलके एक वायर बनी है। इसमें एक वायर जो है कंपोजिट का मतलब जुड़ के एक वायर बनी है। जैसे इसने बोला है कि एक किसकी, हमारे स्टील की, किसकी है, स्टील की। एक कंपोजिट वायर ऑफ द यूनिफॉर्म डायमीटर, इन दोनों का डायमीटर कैसा है, सेम। डायमीटर सेम होने का मतलब क्या बेटे, एरिया कैसा होगा, सेम। भैया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है बेटे, जब दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का रेडियस सेम आएगा, और जब दोनों का रेडियस सेम आएगा दोनों का एरिया भी सेम आएगा। इसका मतलब 2 वायर है, एक स्टील की है और एक कॉपर की। ये क्या है, स्टील, और एक क्या है, कॉपर। दोनों का एरिया कैसा है, बराबर है। तो A1 इज इक्वल टू A2, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, हम इसको सेकंड। उसके बाद इसने बोला है कि दोनों का डायमीटर कितना है, सेम है, और ये डायमीटर में दे रखा है, मतलब रेडियस, डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं भाई, डायमीटर तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर दे रखा है, चलो उसने कितना 3 मिलीमीटर, कितना दे रखा है 3 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर, मतलब 1.5 × 10 की पावर -3 मीटर ये दे रखा है। तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है बेटे, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा। 2 वायर से मिलके एक वायर बनाई है, दिस इज कंपोजिट, मतलब जुड़ रहे हैं। तो 2 वायर से मिलके एक वायर हमने बनाई गई है। इस वाली वायर, ये वाली जो वायर है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों कैसे हैं, सेम है, हमें डायमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन ये ऐसे है, क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि भाई ये बताओ कि अगर इस वाली वायर की लंबाई, जो पहली वायर है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, हमें 2.2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटे, 2.2 मीटर की दे रखी है। और दूसरी वायर जो है, जो पहली वायर है ऊपर वाली, ये वाली, इस वाली वायर को जो हमने जो थी ना, इस ये कौन सी है, कॉपर की है। पहले कौन सी है, कॉपर। इसे कितना मान लिया, स्टील। कोई भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टील। तो फर्स्ट वन वाली कौन सी है, कॉपर। दूसरी वाली कौन सी है, सेकंड वाली कौन सी है, स्टील। अब इसने बोला है कि जो कॉपर की वायर है ना बेटे, इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 2.2 मीटर की, और जो स्टील की वायर है नीचे, इसकी लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 1.6 मीटर की। इसने बोला इनके ऊपर एक लोड लटका दिया, दोनों के ऊपर, जिससे दोनों में जो एक्सटेंशन है, दोनों में जो लंबाई, दोनों की मिलाकर जो लंबाई बढ़ी, वो डेल्टा एल, वो हमें दे रखी है कितनी, दिस इज 0.7 मीटर। कितनी दे रखी है बेटे, शुड आई रिपीट भाई, इसकी लेंथ इतनी, इसकी लेंथ इतनी, दोनों पे वजन अटका दिया। तो जब वजन अटकाओगे तो डिफॉर्मेशन तो दोनों में आएगा। तो जो दोनों में मिला के कंबाइंड डिफॉर्मेशन आया वो कितना है, 0.7 मीटर का है। और इसने बोला अगर कैलकुलेट द लोड, हमें बताना है कि जो हमने फोर्स लगाया ये फोर्स कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर यंग मॉडुलस स्टील का, कॉपर का कितना दिया हमें, कॉपर का 1.1 × 10 की पावर 11 पास्कल, और जो स्टील है Y2 स्टील का दिया हमें कितना, 2 × 10 की पावर 11 पास्कल। कोई दिक्कत, तो बस कैलकुलेट कर देते हैं, बड़ा छोटा सा। इसको जरा वो कर देना, वो आई थिंक वो प्रेस हो गया मेरा, आपसे पोज कर दिया कैसे, चल कोई बात नहीं। तो देखिए जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या मतलब था। तो इसके बाद आप शुरू करते हैं करना। तो सबसे पहली बात, 2 वायर थी, दो वायर जुड़ के एक वायर बनाती है।
दो वायर जुड़ के क्या बनाती हैं, एक वायर बनाती हैं, दोनों जुड़ के बनाए, और दोनों का क्या है, दोनों का डायमीटर कैसा है, सेम है, दोनों का एरिया कैसा है, सेम। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसका यंग मॉडुलस अलग है, इसका यंग मॉडुलस अलग है, दोनों के यंग मॉडुलस कैसे हैं, अलग अलग है दोनों को। इस पर हमने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, कुछ फोर्स लगाया, तो बताओ ये फोर्स कितनी है, अगर दोनों में मिला के टोटल डिफॉर्मेशन कितना आ गया, इतना आ गया। नहीं है समझ में? तो देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा है। तो सबसे पहले देखो यंग मॉडुलस में दिया कितना, तो टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल कितना है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अरे जब इसको फोर्स लगाएंगे दोनों में ही डिफॉर्मेशन आएगा, तो इसमें भी तो डिफॉर्मेशन आएगा, इसमें भी तो डिफॉर्मेशन आएगा, टोटल कितना है, इतना। तो मतलब डेल्टा एल किसके इक्वल है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। और ये कितना है टोटल 0.7 इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस कितना, डेल्टा L2। इक्वेशन फर्स्ट, हमें पता है यंग मॉडुलस पहली वायर कॉपर वायर के लिए कितना होगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, और कितना होगा, डेल्टा L अपॉन में L होता है, तो L अपॉन में डेल्टा L1, ये तो आएगा, क्योंकि दोनों के लिए एरिया सेम है, दोनों के लिए फोर्स सेम है, अरे फोर्स दोनों के लिए सेम होगी, एरिया दोनों के लिए सेम। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से दूसरे के लिए बनाएंगे तो इक्वेशन कैसी होगी, स्टील के लिए y2 इज इक्वल टू फोर्स, तो दोनों में सेम, एरिया भी सेम है, तो L2 अपॉन में कितना, डेल्टा L2। जब कंपैरिजन करते हैं दोनों वैल्यू को एक दूसरे से क्या करते हैं, डिवाइड। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो y1 अपॉन में कितना आ गया, y2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में कितना आ गया, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन में कितना आ गया, L कितना आ गया जी, L2। तो इसकी वैल्यू रखो, y1 कितना दिया हुआ है हमें, y1 1.1 इंटू 10 की पावर 11, y2 कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 11, L1 कितना दिया हुआ है, हाउ मच इज L1 2.2, और डेल्टा L2 हमें नहीं पता कितना है, ये जरूर पता है हमें डेल्टा L1 कितना, डेल्टा ये L2 जरूर पता है हमें, L2 कितना हमारे पास, दिस इज 1.6, और ये कितना डेल्टा L1, ये समझ में आया। इससे अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये नहीं आया समझ में। 2 से काटोगे तो कितना आ गया 8, 8 से काटोगे तो कितना, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सारा कट गया, तो आंसर है डेल्टा L1 कितना आ गया 2.5 डेल्टा L2 का इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू को पुट करो, पुट इन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करोगे तो ये कितना है 0.7 इज इक्वल टू डेल्टा L1 कितना है, ये रहा 2.5 इंटू डेल्टा L2, और वो कितना है डेल्टा L2। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 0.7 इज इक्वल टू 3.5 डेल्टा L2। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, नहीं आया समझ में, क्लियर। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू थी इसकी, दिस वन, ये तो थी पॉइंट था यहाँ पर, तो इससे पूरा का पूरा कट गया, कितना आ गया था 2 आ गया था भाई, यहाँ से पॉइंट था, इसको ऊपर लेके चलेगा, ये इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा L2 नहीं निकाल लेंगे। जब डेल्टा L2 मेरे पास आ जाएगा, इस वैल्यू में पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा L1 भी निकाल लेंगे। अब इनकी वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन ये पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इक्वेशन मान लिया सेकंड, इसे कितना मान लिया थर्ड। अरे आपको ये y भी पता है, हमें एरिया भी पता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी दे रखा है, हमें डेल्टा L1 भी पता है, यहाँ से निकाल लिया, मुझे L1 भी पता है, तो मेरे पास फोर्स नहीं आ जाएगा। यस सर। शुड आई रिपीट, नहीं है समझ में। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को रखूँ, इसकी वैल्यू को रखूँ, देखो फिर से ये कितना है, यहाँ से डेल्टा L1 डेल्टा L2 दोनों आ गए ना, तो इस वाले इक्वेशन मुझे यंग मॉडुलस भी पता है, मुझे एरिया पाई आर स्क्वायर भी पता है, रेडियस दिया है, मुझे लेंथ भी पता है, डेल्टा L1 भी पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, फोर्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो व्हाट वी कैलकुलेट फोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन बाय द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी एक वायर को पकड़ के डिफॉर्म करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्डन क्या बन जाता है, उस स्प्रिंग की एनर्जी बन जाता है। तो उस स्प्रिंग के बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती कितनी है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। उसके बाद इसने पूछा है कि ड्राइव करके दिखाओ, इसका एक्सप्रेशन वो हो जाएगा। उसके बाद पूछा व्हाट इज डिफाइन द डिस्क्राइब द इलास्टिक हिस्टेसिस। इलास्टिक हिस्टेसिस किसे कहते हैं, इलास्टिक हिस्टेसिस कहते हैं जब हम किसी एक वायर पे को लोड करते हैं और अनलोड करते हैं, तो हम ये इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग के केस में जो स्ट्रेन होता है वो लैगिंग बिहाइंड हो जाता है, किससे, स्ट्रेस से। स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम वेट को जीरो करते हैं तो स्ट्रेस तो एकदम जीरो हो जाता है, लेकिन स्ट्रेन को जीरो होने में टाइम लगता है। तो इससे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक क्या होता है, एक एनर्जी का लॉस डेवलप हो जाता है। ये जो स्ट्रेस, जो स्ट्रेन है वो लैगिंग बिहाइंड है स्ट्रेस से, इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक हिस्टेसिस कहते हैं।
और ये इलास्टिसिटी का मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा लैगिंग होगा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं, उतना एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में एक लूप बनता है, इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। और ये जितना ज़्यादा लूप होता है उतना शो करता है कि एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें जो टायर बनाने होते हैं, टायर्स जो हम बनाते हैं, बेसिकली हम टायर बनाने के लिए ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस कम हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब टायर हम चलते हैं, गाड़ी चलती है, तो जब गाड़ी चलती है तो उसके अंदर चलने से लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी बन जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, वो हीट एनर्जी अंदर रहे या लॉस हो जाए, लॉस हो जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे इलास्टिक होते हैं, और जितने ज़्यादा अच्छे इलास्टिक होते हैं उतने अच्छे गुड कंडक्टर भी होते हैं, तो वो अपने में से हीट को रिलीज कर देते हैं। लेकिन दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लूप होता है, जो एरिया बनता है हिस्टैरिसीस लूप का, ये एरिया कैसा हो, ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, तो ये गुड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। तो हमारे जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, ये वेल्कनाइज रबड़ होती है, जो जिसे हम आर्टिफिशियल रबड़ बोल देते हैं। ये जो रबड़ होती है ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारे मशीन के वाइब्रेशन होते हैं उससे हीट जो डेवलप होती है, उस हीट को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम एब्जॉर्ब करके यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर इसमें अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, कि हम अगला क्वेश्चन ये था कि हम ब्रिज बनाने के लिए क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, जो बीम का आई बीम शेप बीम का क्यों यूज़ करते हैं, वो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि हम चाहते हैं उसमें डिप्रेशन कम से कम हो। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन सेम आता है, इसने बोला 2 वायर दे रखी हैं, एक पे 3 kg का वेट है, एक पे 5 kg का वेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है इसमें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है व्हेन द लोड ऑन द वायर इज इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना। एक वायर पे हमने लोड जो था, पहले लोड हमने कितना लगाया था, 3 kg, उसके बाद हमने लोड कितना बढ़ा दिया, 5 kg कर दिया। तो इसने बोला है कि भाई ये बताओ द इलोंगेशन इंक्रीज इतना। तो इस वाली वायर में जो चेंज आता है लेंथ में, ये कितना चेंज आता है बेटे, 0.61 मिलीमीटर का आता है। और इसमें जो चेंज आता है डेल्टा L2, वो चेंज कितने का आता है, 1.02 मिलीमीटर का आता है। तो उसने पूछा वर्क डन बताओ ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। तो हमें वर्क निकालना है, तो निकाल लो भाई। तो आपको पता है वर्क का फार्मूला कितना होता है, तो वर्क इज इक्वल टू 1/2, ये पढ़ा है ना हमने फार्मूला। तो पहले फोर्स कितना लगाया, तो स्ट्रेस, फोर्स अपॉन में एरिया, और कितना होता है भाई, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना होता है, दिस इज डेल्टा L अपॉन में L, और इंटू में कितना होता है, दिस इज वॉल्यूम। तो अगर यहाँ रखें 1/2 फोर्स एरिया, ये कितना है, डेल्टा L अपॉन में L, और वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 1/2 फोर्स इंटू डेल्टा L। तो पहले एनर्जी कितनी थी, इतनी, बाद में एनर्जी कितनी होगी, W2 इज इक्वल टू 1/2 F2 इंटू डेल्टा L2। दोनों को क्या करें, यहाँ से डिवाइड कर दिया। अगर इन दोनों को एक साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो बट वी बेसिकली गेट, तो हमें क्या मिलता है, नहीं बेटे समझ में, पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे कट गया भाई। तो W1 अपॉन में कितना आ गया, W2 इज इक्वल टू F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन में डेल्टा L2। तो मुझे F1 पता है, मुझे F2 पता है, डेल्टा L1 पता है, तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। देखो जी क्वेश्चन नंबर 30, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि स्टील वायर है, स्टील वायर, उसकी लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 4 मीटर की। इसको हमने स्ट्रेच कर दिया डेल्टा L, कितना, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर वाला 10⁻³ मीटर तक का। उसने पूछा अगर इसका वायर का एरिया जो है वो हमें दे रखा है कितना, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया इतना हो, और स्टील वायर का हमें यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 मीटर। तो एक वायर है, उसकी लेंथ इतनी है, अगर उसमें इतना डिफॉर्मेशन आ जाए और उसका एरिया इतना हो, यंग मॉडुलस इतना हो, तो हमसे पूछा उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पता है 1/2, 1/2 कितना होता है बेटे, स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन में कितना होता है, इनटू में वॉल्यूम। तो 1/2 स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा L अपॉन में L, इसका होल स्क्वायर, और इनटू में कितना है, ये रहा दिस वन यंग्स मॉडुलस, ये रहा। तो हमें पता है 1/2 डेल्टा L कितना है, 2 × 10⁻³ और L कितना दिया हुआ, दिस इज 4 मीटर, इसका क्या है, होल स्क्वायर, यंग मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻11 मीटर। नहीं है समझ में, सोल्व कर लेना, हमारी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद पूछा टोटल एनर्जी, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अरे तो एनर्जी डेंसिटी तो हम यहाँ से उठा के रख लेंगे, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ।
तो मुझे एरिया भी दिया हुआ है, मुझे लेंथ भी दिया, यहाँ रख लेना, हमारी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।